अगर हम आंकड़ों की माने तो प्रतिदिन 500 लोग दे रहे हैं जान। ये मौतें कुछ कह रही हैं जनाब, आखिर कब सुनेंगे हम अपने देश की युवा आबादी पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सोचिए कितने शर्म की बात है कि इस देश की युवा पीढ़ी जो है, युवा वर्ग का बड़ा हिस्सा पिछले वर्ष आत्महत्या का रास्ता चुन लिया था। नेशनल क्राइम डेटा के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में हुई कुल आत्महत्याओं में 35% हिस्सेदारी युवाओं की थी। आखिर बढ़ती आत्महत्याओं की दर का क्या है कारण? आइए बताते हैं कब, क्यों और कैसे हो रही हैं आत्महत्याएं। इस वीडियो का एकमात्र उद्देश्य लोगों में जागरूकता और साहस प्रदान करना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बता दें कि 2022 का नेशनल क्राइम डेटा बहुत मायूस करते हुए दिख रहा है। सबसे निराशाजनक आंकड़ों में महत्वपूर्ण यह है कि पिछले वर्ष देश भर में हर दिन औसतन लगभग 500 आत्महत्याएं हुई थीं। आखिर इसका क्या मतलब है? जानलेवा स्तर के इस तनाव का अब तक कोई समाधान क्यों नहीं निकाला जा सका है? देखा जाए तो इस मामले में 3 बड़ी कमियां दिखती हैं: खराब मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा, आत्महत्या से संबंधित कानूनों में स्पष्टता का अभाव और सामाजिक तालमेल जो लोगों को मदद लेने से रोक रही है। पिछले वर्ष अर्थात 2022 में आत्महत्या करने वालों में 1/3 किसान और दिहाड़ी मजदूर थे। 13,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो जान देने वालों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। इस मामले में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा जैसी जगहों पर जहां बच्चों की खुदकुशी की खबरें लगातार आती रहती हैं, वहां निरंतर मनोरोग मूल्यांकन और देखभाल के साथ विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आत्महत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार कहा है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने हेतु दोषी ठहराने के लिए सबसे जरूरी है कि आरोपी की आपराधिक मंशा और उकसावे की कार्रवाई मरने वाले उस व्यक्ति के खुदकुशी के समय के आसपास की हो। इस प्रकार के एक मामले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के सबूत के बिना कोई भी मुकदमा कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग से ज्यादा और कुछ नहीं है। अब सवाल यह भी है कि बचाने के लिए आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। बता दें कि आत्महत्या के प्रयास में जिंदा बच गए लोगों के समर्थन और लंबे समय तक सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब घर की परिस्थितियां वैसे व्यक्ति को बेसहारा छोड़ देती हैं तो उनका रुख आत्महत्या की दिशा में ही चला जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 32% आत्महत्या के मामलों का कारण पारिवारिक समस्याएं थीं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक होना चाहिए और अपना दुख दर्द अपनों के साथ शेयर जरूर करना चाहिए। अवगत हो कि भारतीय आबादी रुपए पैसे से लेकर व्यक्तिगत मामलों तक अधिकांश आवश्यकताओं के लिए परिवार और समाज के समर्थन पर निर्भर करता है। फिर भी मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत अहम हो जाता है। हम ऐसा सामाजिक माहौल बनाएं ताकि कोई भी अपने मानसिक समस्याएं खुलकर साझा कर सके, लेकिन देखा जाता है कि अब भी किसी को मानसिक समस्या की बात करनी होती है तो उसे काफ़ी हद तक मनोचिकित्सकों और कुछ एनजीओ की मदद लेने तक ही सीमित रहना पड़ता है। सरकार के नेटवर्क अक्सर पहुंच से बाहर और अपर्याप्त बताते हैं। फिर से बता दें कि युवा आबादी वाले इस देश भारत में पिछले वर्ष 35% आत्महत्याएं 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की हुई थी। वे सभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें जिंदगी खत्म करने का फैसला करना पड़ा। आखिर सरकार के साथ साथ हम समाज में ऐसे सामाजिक क्यों नहीं होते हैं कि इन बढ़ती आत्महत्याओं की दर को हम रोक सकें? अब आपको क्या लगता है कि आत्महत्याओं की दर को रोकने के लिए हमें क्या पहल करनी चाहिए, क्या कोशिश करनी चाहिए? आप अपने विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा और बताइएगा कि बढ़ती आत्महत्याओं की दर को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पे, सरकारी स्तर पे कौन कौन से बदलाव करने जरूरी हैं या इसका वास्तविक कारण क्या है। ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। यदि आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो और चैनल पे नए हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। साथ ही हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।